देखने वाले हैं वो स्पेशली जो है वो आधुनिक इतिहास को देखेंगे, जो रिगार्डिंग होगा बिहार के इतिहास को देखेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है वो बिहार से जो रिलेटेड है आपका जीएस को करा दिया है, ठीक है, यानी आपका सामान्य ज्ञान जो है आपका बिहार से रिलेटेड। और उसके अलावा मैंने एंशियंट हिस्ट्री को भी कराया है स्पेशली फॉर बिहार, और आपका मिडाइवल भी हो गया है। और इस तरह से आज हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, जिसको भारतीय आधुनिक इतिहास बोलते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग अध्याय 4 को देख लेते हैं। और आप अगर 69 बीपीएससी देने जा रहा है तो इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से 68 बीपीएससी से आपका जितने भी सिलेबस हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए और हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहे। तो आप इसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को चाहे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, फोर्स तो नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आधुनिक बिहार को देखते हैं। यहाँ जो आपका बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि बीती हुई घटनाओं का जो लिखित तो प्रमाणिक विवरण ही इतिहास होता है, ठीक है। यानी अगर पहले क्या था कि भारत में जो लिखा हुआ विवरण नहीं देखने को मिलता था, जो भी विदेशी यात्री थे उनके देशों में इस तरह का विवरण मिलता है, लेकिन भारत में इस तरह का कोई भी विवरण नहीं मिलता। लेकिन क्या होता है कि जब लिखित और प्रमाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। और बिहार में जो है आधुनिक इतिहास का जो आपका कालक्रम है वो माना जाता है जब अंग्रेज आते हैं, यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से जो है माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ जो बोल रहा है तो कह रहा है क्या कि चूँकि यूरोपीय व्यापारियों ने भारत आगमन के क्रम में बिहार का भी चक्कर लगाया था और बिहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के सफल बनाया, ठीक है। जब आपके यूरोपीय व्यापारी आते हैं तो बिहार भी क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल हो जाता है। इसी क्रम में क्या होता है, आगे बढ़ते हुए विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों ने बिहार में जो है अनेक फैक्ट्रियाँ स्थापित की है। अंतोगत्वा क्या है कि बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप का शासन क्या किया, संचालन हेतु सर्वोसर्वा बने, ठीक है। बिहार के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना उजागर हुई और आपका जो है स्वतंत्र राज्य की मांग उठने लगी, ठीक है। जिसका आगे चल के क्या होता है कि 1912 में जो है वो बिहार आज़ाद होता है, किससे, बंगाल से, ठीक है, अंग्रेजों से नहीं। याद रखिएगा कि आपका यहाँ पे क्रम दिया गया कि आधुनिक बिहार में जो यूरोपीय व्यापारी की मतलब क्रम है जो आपको याद रखने का ज़रूरी है, ठीक है। जैसे इंडिया के संदर्भ में भी हम याद रखते हैं ना, उसी तरह से हम लोग बिहार में कौन कौन से व्यापारी आते हैं या फिर बिजनेसमैन जितने भी ट्रेड करने के लिए आते हैं तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि पुर्तगाली आते हैं, देन आफ्टर आपका डच आते हैं, ये 1632 में आते हैं, फ्रांसीसी, उसके अलावा जो है वो डेनिस और आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इनके घटनाक्रम को देख लेते हैं कि जो भी डिटेल में बोला जा रहा है। बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन माना जाता है कि सर्वप्रथम बिहार में पुर्तगाली व्यापारी आए और जो बंगाल के हुगली में स्थापित व्यापारी केंद्रों में नाव के माध्यम से पटना आया जाया करते थे, क्योंकि उस समय क्या था कि आपका बिहार और बंगाल साथ ही में था, तो वो पटना भी आया जाया करते थे, किससे, तो नाव का यूज़ करके, ठीक है, वाटरवेज से। उसके अलावा पुर्तगालियों द्वारा जो है निर्यातित वस्तुओं में जो है आपका मुख्यतः चीनी मिट्टी के बर्तन और विभिन्न प्रकार के मसाले थे, जबकि आयातित वस्तुओं में मुख्य रूप से सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र भी होते थे। जैसे आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है कि बिहार में डच का जो आक्रमण होता है वो कब होता है, तो सर्वप्रथम, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया तो सर्वप्रथम है तो आपका 1632 ईस्वी में क्या होता है कि पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थापित प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की जाती है, ठीक है। डचों का जो अधिकांश रुझान जो था वो सोरे के व्यापार की तरफ था, ठीक है। मैं आपको बोल दे रही हूँ, जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे अधिकांश जो था वो उन लोगों का जो दिमाग चलता था वो सूर्य के आपके व्यापार पे ही चलता था, किसका, तो डचों का। उसके अलावा जो है इसके अलावा बोला जा रहा है कि चीनी, अफीम और सूती वस्त्र के व्यापार में भी इनका काफ़ी अभिरुचि था, किसका, तो डचों का, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है कि बिहार में जो सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा और व्यापार करने हेतु डच प्रधान नाथियस
वैगडेन बरुका ने मुगल सम्राट अंग्रेज से 1632 में एक फ्रांस प्राप्त किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका नाथियस जो डच के जो प्रधान थे तो क्या नाम था, तो नाथियस वैगडेन बरुक जो थे, क्योंकि आप जानते हैं इस बार बतख मियाँ का क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये जरूर पूछ सकता है कि डच प्रधान कौन थे जिसको मुगल फरमान दिया गया था। तो एक तरह से नाथियस वैगडेन बरुक जो थे उनको दिया जाता है डच के लिए कि आप जो है वो कब दिया जाता है, तो अंग्रेज औरंगजेब के द्वारा 1662 में कि आप बिहार में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ टाइम पीरियड भी देख सकते हैं और औरंगजेब को भी देख सकते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि बिहार में फ्रांसीसी का जब आगमन होता है तो क्या होता है कि ये फ्रांसीसी बिहार में जो फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व पटना में कब होता है, तो 1734 में क्या होता है, माल गोदाम की स्थापना में से मानी जाती है। ठीक है, कब, तो 1774 में। ठीक है, उसके अलावा बिहार से सोरा प्राप्त करने के लिए व्यापार को उन्नत स्वरूप में स्थापित करना था। ठीक है, उनका मुख्य उद्देश्य भी क्या था, तो सोरा प्राप्त करने करके जो है अपने व्यापार का मतलब डेवलपमेंट करना, इनका भी फ्रांसीसियों का भी सेम था। ठीक है, याद रखिएगा कि 1734 में जो है वो फ्रांसीसी अपना एस्टेब्लिश करते बिहार में फैक्ट्री। उसके अलावा जो है देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, तो फ्रांसीसी कंपनी के मुख्य जो एम जी याला बंगाल जो है को छोड़ करके जो, तो यहाँ पे प्रमुख जो है एम जियाला जो है बंगाल को छोड़ करके 2 मई 1757 को, ठीक है, बिहार के भागलपुर और आपका 3 जून 1757 को जो है वो पटना पहुँचा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि बिहार में जो है आपका यहाँ पर डिटेल है कि बिहार में डेनिश व्यापारियों का आगमन जो होता है वो सर्वप्रथम बिहार के पटना में डेनिश फैक्ट्री की स्थापना और 1774 से 75 ईस्वी में हुई। ठीक है, उसके अलावा सोरे का व्यापार करते थे वे, मुक्त क्या करते थे, सोरे का व्यापार करते थे। बाद में क्या करते थे, ब्रिटिश कंपनी से मतभेद होने के बाद इनके व्यापारिक फैक्ट्री एवं स्थल जब्त हो गए। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिशों से जब क्या हुआ कि मतभेद होता है डेनिशों का, तो क्या होता है कि बाद में फैक्ट्री को क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद देखिए क्या होता है कि आपका बिहार में जो बोला जा रहा है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन की बात की जा रही है। थोड़ा सा फॉन्ट इसका छोटा है बट मैं बोलने का कोशिश करूँगी, आप सिर्फ सुन लीजिएगा। ठीक है, पहली बार जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पटना में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 में जॉर्ज चर्नॉक को नियुक्त किया गया था, जो आपका 1680 से 81 तक इस पद पर रहा। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका देख सकते हैं 1664 जो है जॉर्ज चर्नॉक को नियुक्त किया जाता है। और उसके बाद जो है टाइम पीरियड जो है 1680 से 81 ईस्वी तक क्या होता है कि पद पर रहता है कौन, तो जॉर्ज चर्नॉक। ठीक है, आपका आगे क्या दे रहा है कि 1691 मतलब 90 के बाद 1 साल के बाद क्या होता है कि पटना के गुलजार बाग में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी माल जो है वो क्या होता है कि दाम स्थापित करना था, यानी माल गोदाम जो है आपको स्थापित करना था। उसका स्थापित हुआ कब, तो आपका 1691 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थायी माल गोदाम 1691 में होता है पटना में। ठीक है, क्योंकि उस समय भी शहर था। प्लासी की जो लड़ाई है वो 23 जून आपको 1757 को, और बक्सर के जो युद्ध है आप देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों के विजित होने के बाद जो है बिहार पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया। ठीक है, और कब होता है इलाहाबाद की संधि की पुष्टि कब होती है, तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, ये पूरी तरह से पुष्टि हो गई थी। इस संधि के तहत क्या होता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। इस संधि में मुख्य रूप से पराजित पक्ष का जो है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया। ठीक है, और मुख्य रूप से क्या पराजित पक्ष का नेतृत्व, यानी कहने का हारने वाले का नेतृत्व में कौन था, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। और आपका विजित पक्ष में कौन था, तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान जो था रहा रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीतता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ठीक है, ये आपका इलाहाबाद की संधि वाली जो मैं बोल रही हूँ 12 अगस्त 1765 का। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है बिहार में विभिन्न विद्रोह हुए थे।
तो देख सकते हैं कि एक तरफ जहां आम जनों के प्रति जो है मुगल और मराठों तथा स्थानीय जमींदारों की नीतियाँ शोषण परक और दमनात्मक रूप लिए हुई थी, वहीं दूसरी तरफ जो थे वो अंग्रेजी कंपनी जो थे वो सर्व लाभ को ध्यान में रखकर जनजातियों, उसके अलावा किसानों और श्रमिकों के प्रति कठोरतापूर्वक जो है नियम कानून लागू करने पर डटा रहा। ठीक है, कौन? जो आपके अंग्रेज जो थे। अतः इन सभी वर्गों ने अपने अपने अधिकार की प्राप्ति हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के विद्रोह किए। यहाँ पे जो है जनजाति विद्रोह के बारे में दिया हुआ कि जनजाति का जो आंदोलन होता है तो आपका ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार आप देख सकते हैं। तो उस समय जो झारखंड भी जो था वो बिहार में ही था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 19वीं शताब्दी में क्या होता है कि बिहार में जनजाति बहुल इलाके में ब्रिटिश सरकार और इनके द्वारा नियुक्त एजेंटों, व्यापारियों, महाजनों के खिलाफ जो है अनेक शस्त्र विद्रोह देखने को मिलते हैं। किसके? तो ट्राइबल्स के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज जो थे ना वो क्या किए कि ये मतलब जो जनजाति थे उनके अधिकार क्षेत्रों में भी जाने लगे, उन पे भी वही नियम कानून लागू करने लगे और बाहरी लोगों को भी जनजातीय मतलब एरिया में भेजने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जनजाति जो थे भड़क गए और बाद में हिंसात्मक रूप से अपने अधिकार के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ना शुरू कर दिए। और बाद में जो है वो मतलब काफ़ी मात्रा में जनजातियों की मृत्यु भी होती है, मतलब फांसी भी चढ़ा दिया जाता है, मार भी दिया जाता है, लेकिन ये फिर भी डटे रहे। और अंग्रेज लोग जो थे हार करके मतलब ये जीतते तो अंग्रेजी है, लेकिन इनको एक तरह से सबक मिलता है जनजातियों के प्रति से कि आप जो अगर जनजातियों के अधिकार को छीनेंगे तो आपको भी नुकसान झेलना पड़ेगा। और बाद में अंग्रेज जो है वो इनके लिए अलग नियम बनाते हैं और बहुत सारा जो आपका देखिएगा संथाल परगना का अधिनियम आता है, आप देख सकते हैं। छोटा नागपुर अधिनियम भी लाया जाता है, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ये आप झारखंड पीएससी अगर देंगे ना तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में बिहार के जनजाति बहुल इलाके यानी झारखंड में ब्रिटिश सरकार और इनके द्वारा नियुक्त एजेंटों, व्यापारियों, महाजनों के खिलाफ अनेक सशस्त्र विद्रोह देखने को मिले। किससे लड़े? तो ये जनजातियों ने अपने अधिकार के लिए अंग्रेजों का और महाजनों का और जितने भी व्यापारी थे और सबके साथ जो है वो उन्होंने अपना अधिकार की मांग की। ठीक है, इन विद्रोहों में मूल में जाने पर कई कारण दृष्टिगत होते हैं। इसके चलते क्या होता है, इन्हें विद्रोह करने पर मजबूर होना पड़ा। एक कारण नहीं था, कई कारण थे जो जनजाति जो है अपने अधिकार के लिए उठ खड़े हुए। ठीक है, हम मानते हैं कि अंग्रेजों के पास जो थे वो बंदूकें थी उन्नत लेवल की, एडवांस लेवल की, लेकिन इनके पास 30 धनुष थे। ठीक है, मान लीजिए कि ये दो को अगर मारते हैं तो ये एक को तो जरूर मारते हैं या घायल तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जंगलों के बारे में जितना जनजातियों को पता रहेगा उतना तो अंग्रेजों को पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको देखने को आदिवासियों के मूवमेंट में आपको मिलेगा। ठीक है, आदिवासी जीवन पद्धति में जो वन और वनोपज का काफ़ी महत्व होता है था। उस समय भी आदिवासी जो है वो अपना वन से ही सारे चीज़ों का उपयोग करते थे। ठीक है, यह उनके आर्थिक उपार्जन का मुख्य आधार था। ठीक है, यानी वो जीने के लिए आर्थिक रूप से सबल होने के लिए जो है वो आर्थिक जंगल के ही आपके सारे चीज़ों का स्रोतों का यूज़ करते थे। कौन? तो जनजाति। उस तरह क्या होता है कि अंग्रेज सरकार द्वारा जब वनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया जाता है तो वो आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों पर कुठाराघात होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि वन को अब क्या कर दिया गया कि अंग्रेजों के द्वारा सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। ठीक है, जो आपके सालों दर सालों से आदिवासी जिस एरिया में रहते आ रहे थे तो अब क्या हो गया कि वो सरकारी ज़मीन हो गई, सरकारी सारी चीज़ें जो है सरकार के पावर में होगी। तो इसलिए आदिवासी गुस्सा हो गया, अपने अधिकार के लिए उठ खड़ा हुए। उसी के अलावा जो है आप देख सकते हैं कि भू राजस्व की नवीन पद्धति में महाजनी व्यवस्था को बढ़ावा मिला और ऋण के कुचक्र में फंसकर आदिवासी अपनी ही जमीन में बेदखल किए जाने लगे। ठीक है, उन्हीं का जमीन था लेकिन अब उनका पावर नहीं रह गया था। बेचारे वो उतने शिक्षित भी नहीं थे जितने शिक्षित जो महाजन थे, बेईमान भी थे। अंग्रेज लोग भी जो थे वो महाजनों का ही बात सुनते थे, इनका बात आदिवासियों को कोई सुनता ही नहीं था। आबकारी करों की बढ़ोतरी ने भी उनके जो असंतोष को बढ़ाया और आदिवासियों द्वारा निर्मित की जाने वाली शराब पर भी उत्पाद शुल्क लगा दिया। ठीक है, और जो आदिवासी की शराब भी जो मतलब बनाए जाते तो उस पर भी क्या किया गया कि आपको उत्पाद शुल्क लगा दिया गया, जिससे क्या कि उनका उत्पादन जो है आदिवासियों का उत्पादन क्या हो प्रभावित हुआ। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि वो 1 रुपया है ही और उनको देना पड़ता था 2 रुपया, ऐसे करके उनको मतलब कुछ बचता ही
नहीं था तो वो अपने जीविकापार्जन क्या करेंगे, कुछ हो ही नहीं पाता था उनके द्वारा। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि नमक और अफीम पर भी कर की वसूली और अफीम की जबरन खेती करवाए जाने से उनका असंतोष भड़का। ठीक है, क्या हुआ कि उनको आपका वसूली भी किया जाता था, अफीम की जबरन खेती भी कराई जाती थी, तो इससे क्या होता और गुस्सा आने लगा उनको कि एक तो हमारे ही हिस्सा और हम ही पे मतलब क्या कर रहे हैं कि वो आपको, जिसको अफीम को पापी भी बोलते हैं, ठीक है, हमारा ही हक छीना जा रहा है। तो जनजाति भी जो है, देखिए आप अगर दुनिया में आप कहीं पे भी देखेंगे तो कहीं पे भी आंदोलन चले हैं, मूवमेंट चले हैं, तो आप अगर कोई चीज़ें छीन लीजिएगा तो उतना वो प्रतिरोध नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उससे फूड को ही छीन लीजिएगा, उनका जीने का मतलब आखिरी आसरा ही छीन लीजिएगा, तो उनके पास बचेगा क्या, तो वो तो फाइट करेंगे ही, वो उनका मजबूरी हो जाएगा कि वो लड़ेंगे। ठीक है, आदिवासी अपने संस्कृति जीवन में किए गए हस्तक्षेप से भी वो आहत थे। ठीक है, अगर आपको कल्चरल देखा जाए तो वो भी आपका कल्चर के रूप से भी अंग्रेजों ने उनके ऊपर क्या किया, बहुत सारे नियम कानून लागू कर दिए। उसके अलावा जो आपके ईसाई मिशनरी आदिवासियों क्षेत्रों में प्रवेश करके उनकी संस्कृति की निकृष्ट साबित करके अपनी संस्कृति थोपने लगे। ठीक है, यानी जो आपका जनजाति का संस्कृति है वो नीचे है, ठीक है, और अंग्रेजों का संस्कृति है वो ऊपर है। ठीक है, उनके एरिया में आकर के बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण भी किया गया था, जो आदिवासी थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, साथ ही उनके समाज में प्रचलित प्रथाओं को विभिन्न कानून के माध्यम से प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते क्या होता है, इनके मन में असंतोष की भावना घर कर गई। ठीक है, जो बहुत सालों से जो मान रहे थे उसको वो ख़त्म कर देना चाहते थे अंग्रेज लोग, जो आदिवासियों को पसंद नहीं था। देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे की ध्वस्त करते हुए राजस्व और सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के क्रम में इन आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस थाने, सैनिक छावनियां स्थापित की गई। ठीक है, आपके पुलिस थाने भी बना दिए गए, सैनिक छावनियां भी बना दिए गए, जो आदिवासियों का क्षेत्र था। साथ ही इन इलाकों में कंपनी के निर्मित कानून के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, जो पहले आपके शहरी क्षेत्रों में था, जो शहरों में था, आपका जो गांवों में था, अब आदिवासी क्षेत्रों में भी क्या किया गया, लागू कर दिया गया। जबकि आदिवासी इस शोषण परक व्यवस्था को स्वीकार करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, वो नहीं मानना चाहते थे कि हम किसी के गुलाम रहे, क्योंकि वो अपना नियम कानून चलाते थे। आज भी देखिएगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मतलब आदिवासियों के जो बहुत सारे राइट होते हैं तो उनके लिए बहुत सारे नियम कानून जो है वो सोच समझ के बनाती है। झारखंड में भी आप अगर जाएंगे तो आपका वहाँ पे पंचायत सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, पंचायतों का बात बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुली सुना जाता है और उसके बाद ही नियम कानून बनाया जाता है। इसलिए ट्राइबल जो एरिया होता है वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं। ठीक है, और वो नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल लाइवलीहुड को अगर जीना चाहते हैं तो क्या होता है कि वो इसका मतलब विरोध करते हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है कि इन एरिया में जो है वो उन्हीं लोगों को पकड़ती है जो वहाँ के कल्चर को बहुत ज़्यादा समझते हैं या फिर उनके लिए क्या सही है, तो सरकार भी तभी हस्तक्षेप करती है। ठीक है, आज भी ऐसा होता है। इस प्रकार क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक और सांस्कृतिक जीवन में किए गए हस्तक्षेप ने इनके असंतोष को क्या किया, भड़काया और ये विद्रोह करने पर उतारू हो गए। ठीक है, उनके द्वारा किया गया विद्रोह निम्नलिखित कारण था। तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित समय में जो है वो आपका जनजातियों के द्वारा किया गया। तो देखिए विशेषताएं क्या थी, तो सबसे पहले तमाड़ विद्रोह को देखते हैं। यहाँ क्या होता है कि विद्रोह का संबंध जो है उरांव जनजाति बनाम छोटा नागपुर के राजा और जमींदार जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था। तो आपको छोटा नागपुर के राजा थे और जमींदार जी ने जो है वो आपका जो अंग्रेजों का शासन मतलब पावर मिलता था के बीच हुआ था। ठीक है, उसके अलावा ये कब होता है तो 1789 यानी 90 से एक साल से लेकर के 1790 से पहले यानी 1789 जो है से लेकर के आपका 1794 के मध्य तो जो है वो तमाड़ विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, हो विद्रोह पूछ रहा है तो हो विद्रोह कब हुआ था, तो देख सकते हैं कि हो विद्रोह जो है वो छोटा नागपुर के जनजाति समाज में सिबू के राजा आपका जगन्नाथ सिंह के राजा जो थे, जो विद्रोह हुआ तो जगन्नाथ सिंह थे और द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया था। ये कब होता है, हो विद्रोह जो है 1821 से 22 के बीच किया जाता है। कब, तो 1821 से 22 के बीच।
उसके उसके अलावा देखिए कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह का जो होता है, विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू और सिंहभूम और मानभूम था। कौन? तो कोल विद्रोह का छोटा नागपुर था, पलामू और सिंहभूम और मानभूम था। उसके अलावा जो विद्रोह के नेतृत्व करता जो थे, सिद्धू भगत थे, सिंह राय थे और सूर्य मुंडा थे। ठीक है, याद रखिएगा कोल के जो ये 1831 के मतलब टाइम में होता है। कौन? तो कोल विद्रोह, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम को आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका कोल विद्रोह जो है बुद्धू भगत हो गया, सिंह राय और सूर्य मुंडा रहे। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि भूमि विद्रोह जो किया गया था। तो देखिए यह जो है विद्रोह कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों और जनजातीय जमींदारों का सम्मिलित रूप से किया गया विद्रोह था। ठीक है, भूमि विद्रोह जो था ये विद्रोह कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों और जनजातीय जमींदारों का जो है सम्मिलित रूप किया गया विद्रोह था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका, मैं थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ आपको अच्छा से दिख पाए। ठीक है, और ये क्या है, तो आपका जो कलर चेंज करना था, फॉन्ट नहीं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि जो ये जनजातीय जमींदारों का सम्मिलित रूप से विद्रोह किया गया था और इसका जो भूमि विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे गंगा नारायण थे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं संथाल विद्रोह जो काफ़ी फेमस है। यहाँ देखिए जो संथाल विद्रोह का क्षेत्र था तो वीरभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा था। उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि विद्रोह का प्रमुख कारण जो था कृषकों का उत्पीड़न था। ठीक है, कि संथाल विद्रोह का सबसे बड़ा कारण कृषकों का उत्पीड़न अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, उसी के कारण किया ये होता है। ठीक है, जनजातियों के कृषि और वनों पर से जमींदारों द्वारा बेदखली करना शामिल था। ठीक है, यानी आपका जनजातियों की कृषि और वनों पर किसका अधिकार हो गया, तो जमींदारों का अधिकार हो गया। उसी के अलावा जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था सिद्धू कानू चांद भैरव के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये चारों लोगों का नाम आप पक्का याद रखिएगा। उसके अलावा जो है आपका 1855-56 में संथाल विद्रोह किया जाता है। हम संथाल विद्रोह ही पढ़ रहे हैं। इस समय क्या होता है, संथालों ने अपने समानांतर सरकार की घोषणा जो भागलपुर राजमहल क्षेत्र में की थी। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो आप यहाँ देखते सकते हैं कि इस विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण जो है 30 नवंबर 1856 में होता है। ठीक है, संथाल परगना जिले का जो निर्माण किया जाता है आपका 30 नवंबर 1856 में किया जाता है। और इसके जो प्रथम जिलाधीश बनाए जाते हैं संथाल परगना के आपके एशले एडन को बनाया जाता है। ठीक है, खरवाड़ जो है 1874 में होता है, याद रखिएगा। यहाँ टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो 1874 में जो आप याद रखिएगा होता है। ठीक है, इस विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता भागीरथ माझी थे और आपका जो यहाँ उद्देश्य मेनली क्या था, जनजाति परंपरा और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करने के लिए खरवाड़ विद्रोह किया जाता है। और ये क्षेत्र भी क्या था, तो आपका संथाल परगना ही था। ठीक है, याद रखिएगा। मुंडा जो है आप जानते हैं कि मुंडा विद्रोह जो है बीपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बीपीएससी मेंस के लिए भी अगर देंगे तो ये आपका प्री भी हो जाएगा और देन आफ्टर आपका मेंस भी कवर कर लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है 1 अक्टूबर 1894 को क्या होता है कि आदिवासी समाज के लगान माफ़ी हेतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। तो कब, तो 1 अक्टूबर 1894 में। उसी के अलावा जो है आपका बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को उलगुलान कहा जाता है, यानी मुंडा आदिवासियों के इस महान आपको बोला जाता है, मुंडा विद्रोह को उलगुलान आंदोलन भी बोला जाता है। ठीक है, ये बीपीएससी में एक बार प्री में पूछ भी चुका है, तो आप याद रखिएगा। आपका 3 फरवरी 1900 में क्या होता है कि बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया तथा रांची जेल में कैद कर लिया गया। जेल में क्या किया गया, तो 3 फरवरी 1900 में पकड़ा जाता है बिरसा मुंडा जी को और बाद में जो है आप जो है उनको जेल रख दिया जाता है। ठीक है, रांची के जेल में उनको कैद कर लिया जाता है। बाद में क्या होता है कि उनका जेल में जो है हैजा के शिकार होने के कारण जो बिरसा की मृत्यु कब हो जाती है, तो 9 जून आपको 1900 के लगभग जो है आपको देखने को मिलता है। 1900 में वो मर जाते हैं। ठीक है, रांची में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि रांची में बोला जा रहा है तो
रांची में कोकर के निकट जो डिस्टिलरी पुल के पास जो है बिरसा की समाधि है। ठीक है, तो आप कोकर के निकट आप देखेंगे रांची में कोकर जगह है, वहाँ पे डिस्टिलरी पुल के पास क्या होता है, बिरसा की समाधि बनाई गई है। ठीक है, जमीन संबंधी अधिकार और बेकारी से मुक्ति हेतु मुंडा आदिवासियों के लिए जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो मैं बोली थी ना, तो ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया जाता है। ठीक है, बाद में अंग्रेजों के द्वारा पारित किया जाता है, क्योंकि ये तो टाइम उसी का था, उन्हीं लोगों का था, अंग्रेजों का ही। देखिए, ताना भगत जो आंदोलन है, तो आप देख सकते हैं कि यात्रा भगत के नेतृत्व में जो है ताना भगत आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। कब? तो 1913 से 1914 में यह आंदोलन उराव, मुंडा और संथाल जनजातियों का सम्मिलित रूप से किया गया आंदोलन था। ठीक है, इनकी प्रमुख मांगे क्या थी? तेलंगाना न देने का आह्वान, क्योंकि भूमि ईश्वर की है। ठीक है, ताना भगत में क्या था कि आपका जो है वो मुंडा और संथाल जातियों का दोनों का मिला हुआ था। ठीक है, और मांगे क्या थी आपका ताना भगत आंदोलन में? तो ये क्या था कि लगान न देने का आह्वान किया गया था, क्योंकि भूमि ईश्वर की है। मनुष्यों में समता तथा स्वशासन, मनुष्यों में समता हो, यानी सभी इक्वल बराबर हो, कोई ऊंचा नीचा ना हो, और स्वशासन का अधिकार दिया जाए। ठीक है, इसके जो अन्य नेता थे आपके ताना भगत तो थे ही, यात्रा भगत जी तो थे ही ताना भगत आंदोलन के, उसमें देविया भी थे, माया और शिबू आदि भी थे। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। नोनिया विद्रोह को देखिए, तो नोनिया विद्रोह जो होते हैं आपको 1700 से लेकर के 1800 के बीच होता है, और ये कहाँ होता है? तो आप बिहार के जो तिरहुत, सारण और पूर्णिया और हाजीपुर एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन आपको चारों जगह याद रखिएगा। कब? तो 1700 से 1800 के बीच होता है। इसमें क्या होता है कि आपको जो कारण था, तो सूरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को न मिलने के कारण जो है नोनिया विद्रोह किया जाता है। और ये कब होता है? तो देख सकते हैं कि 1700 लेकर के ये काफ़ी लंबा पीरियड तक माना जाता है। बहुत सारा का तो टाइम पीरियड याद भी नहीं है। बहाबी आंदोलन को देख सकते हैं, तो इसका उद्देश्य जो है सामाजिक न्याय की मांग और सामाजिक पुनर्गठन के साथ साथ जो है ब्रिटिश शासन की समाप्ति करना है। ठीक है, बहाबी आंदोलन का जो सामाजिक न्याय की मांग करना और सामाजिक पुनर्गठन के साथ ब्रिटिश शासन को क्या करना है? समाप्त करना है। बहाबी आंदोलन का आपका मेन उद्देश्य था। उसके अलावा जो है भारत में जो इस आंदोलन के नेतृत्व करता कहे जाते हैं भारत में, तो आपके सैयद अहमद बरेलवी थे। ठीक है, बिहार में पटना के विलायत अली और इनायत अली के इस आंदोलन के नेतृत्व किया था। ठीक है, पटना को इस आंदोलन का जो महत्वपूर्ण केंद्र 1830 के दशक में बनाया गया था। इसका जो जिसका नेतृत्व किया जाता है विलायत अली, मोहम्मद अली, आपका देखिए विलायत अली, हुसैन, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन और इनायत अली के द्वारा जो है वो किया जाता है, जो पटना में 1830 में किया जाता है। ठीक है, आप टाइम पीरियड देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पटना के करीब करीब तो 4 लोग थे, विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक तो ये बहुत ही भयानक तो मतलब विद्रोह हुआ था। ठीक है, जो आपका लोटा विद्रोह है। देखिए, मुजफ्फरपुर में क्या होता है कि जेल में बंद कैदियों के पीतल के लोटे के स्थान पे मिट्टी के लोटे देने के क्रम में कैदियों में आपका होता है 1856 में। ठीक है, तो याद रखिए कि लोटा विद्रोह भी हुआ था, क्योंकि पीतल की जगह मिट्टी के लोटे दिए गए थे। ठीक है, तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे कि विद्रोह कर रहे थे, जो भारतीय थे। ठीक है, जो अंग्रेज के जेल में कैदी थे भारतीय। चेर विद्रोह जो थे, चेरो किसानों के ने अपने राजा के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। चेरो विद्रोह में तो किसानों ने क्या किया था? राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था, कि उन्हें शंका थी कि राजा अंग्रेजों के साथ मिलकर के किसानों के विरुद्ध कार्रवाई में भाग लेता है। बिल्कुल उस समय होता ही, तो कहना क्या है। और ये कब होता है चेरो विद्रोह? तो 1800 में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सरदारी विद्रोह जो होता है वो क्या किया जाता है? तो ये सरदारी विद्रोह 1859 में किया जाता है, यानी आपका जो हमारा एक युद्ध होता है 1857 की युद्ध, उसके बाद जो है वो ये किया जाता है 1859 में, और जो 1881 तक चला। ठीक है, यानी बहुत सालों तक चला। इसका भी उद्देश्य जो है भूमि पर से जमींदारों को बाहर निकालना और भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना था। ठीक है, देखिए मैं एक ही चीज़ इसमें देखी हूँ, ऑब्जर्व करी हूँ, और आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें जितना भी है ना, सब जो है वो जनजातियों के अधिकार क्षेत्र में जब अंग्रेज आ जाते हैं, तो क्या होता है कि जनजातियों ने विद्रोह किया, और अगर अधिकारों को अगर आप
छीनेंगे जो भी उनकी बेसिक नेसेसिटी है, तो अगर आप उस चीज़ को छीनते हैं तो ज़रूर है कि कोई भी इंसान जो है, वो मैं हूँ चाहे आप हो, उसके विरुद्ध आप उठ खड़े ज़रूर होंगे। ठीक है, तो वही जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तत्कालिक कारण बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए क्या होता है कि संताल विद्रोह के बारे में हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या होता है कि जनजाति संघर्ष में क्या होता है कि संताल विद्रोह जो है 1855-56 में सर्वाधिक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह जो होता है भागलपुर से राजमहल के बीच होता है, जो दामने कोक के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि भागलपुर से राजमहल के बीच जो होता है 1855 से 56 के बीच जो होता है, और दामने कोक किसको कहा जाता है, तो भागलपुर से राजमहल के बीच के एरिया को आपका दामने कोक कहा जाता था, तथा संताल बहु क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था, और यहीं पे हुआ। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो इस विद्रोह का जो मूल कारण था वो ब्रिटिश शासन और इसके समर्थक वर्गों एवं जमींदारों, साहूकारों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदिवासी समाज के आपके जो देख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि इस विद्रोह का मूल कारण जो है वो ब्रिटिश शासन और इसके समर्थक वर्गों और साहूकारों, आपको जमींदारों, साहूकारों और स्थानीय आपके आदिवासियों द्वारा जो आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक और सांस्कृतिक जीवन में भी किया गया हस्तक्षेप जो है वो कारण रहा है कि आप जनजातियों ने क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं कि संथाल इस क्षेत्र के माध्यम से जो है वो गैर आदिवासियों को अपने क्षेत्र से भगाने तथा ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह से समाप्त कर अपने जो है पारंपरिक अधिकारों को पुनर्स्थापित कर प्रयास कर रहे थे। ठीक है, यानी वो चाह रहे थे कि पारंपरिक जो अधिकार है उनको मिल जाए संथालों को। ठीक है, जो वो काफ़ी सालों से मतलब अपने पूर्वजों से भी सीखते आ रहे थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं कि संथाल आर्थिक रूप से जो है आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करना चाहते थे। कौन? तो आपका संथाल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहते थे। ठीक है, वो भले मतलब उतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन ये क्या था कि उनके पास इतना तो समझ था ही कि वो चीज़ों को समझ सके और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है अपने हकों के लिए वो लड़ सके। उसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आप देख सकते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि संथाल आर्थिक रूप से क्या थे, तो ये आपके जो थे आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करना चाहते थे। और जो संथालों का जो जीवन यापन होता था मेनली क्या होता, तो कृषि पे आधारित था। इसके बाद क्या होता है कि झूम खेती का प्रचलन था, और इनके बीच क्या वो करते थे, संथाल के बीच जो है वो झूम खेती किया जाता था। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि जंगल को साफ करके खेती की जाती है, और आप अगर NCERT आप पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल आपको वहाँ पे दिया हुआ है। तो झूम खेती क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है तो जंगल को साफ करके जो है खेती की जाती थी। यहाँ से जो है इन्हें ईंधन और पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त हो जाता था। ठीक है, और इस कारण इन्हें अपनी भूमि से भावनात्मक लगाव भी होता था, क्योंकि इनकी ज़रूरतें पूरा हो जाती थी। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि अंग्रेजों के आगमन ने इस व्यवस्था को नुकसान पहुँचाया, और सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भू स्थापित स्वामित्व की नई पद्धति लाई गई, जिसे क्या कहा गया, तो जमींदारी प्रथा कहा गया। ठीक है, यानी अंग्रेज जब आए तो इस व्यवस्था को उनको नुकसान पहुँचाया, संथालों की व्यवस्था को। और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत सामूहिक रूप से लगान अदा करने के बजाय जो प्रत्येक संथाली को व्यक्तिगत रूप से पहले वो क्या करते थे, सामूहिक रूप से लगान अदा करते थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो लगान देगा। ठीक है, अदायगी के लिए उत्तरदायी बनाया गया। साथ ही क्या होता है कि आदिवासी समाज की द्वारा उत्पादित हर वस्तु पर नया कर आरोपित कर दिया गया, जो इस आदिवासी की क्षमता से अधिक था। ठीक है, तो आदिवासी जो है इतना भार सह नहीं पा रहे थे। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो नए वन कानून के द्वारा जो पहले से प्रयोग में लाई जाने वाली जंगली भूमि वनोपज के इस्तेमाल पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण क्या होता है, उनके आर्थिक उपार्जन के रास्ते बंद होने लगे। ठीक है, और बहुत सारे जो है वनों के जितने भी उत्पाद थे उसको भी रोक लगा दिया, और जिससे कि आर्थिक रूप से वो जो हमारे जनजाति थे वो बहुत ही दुखी रहने लगे, और उनको किसी भी तरह का स्रोत नहीं मिल रहा था जिससे वो क्या करे कि आपका जीविकापार्जन कर सके।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसानों आपका बोला जा रहा है कि करों की वसूली के लिए इन क्षेत्रों में जो बाहरी लोगों को नियुक्त किया जाने लगा। इस तरह से जो है अब इस समाज में बाहरी तत्वों का प्रवेश होने लगा। धीरे धीरे इन बाहरी लोगों ने, जिन्हें संथाली क्या कहते थे, दिकू कहकर पुकारते थे, तो बाहरी लोग जो थे वो दिकू कहे जाते थे संथालियों के द्वारा, कि जनसंख्या में भारी वृद्धि होने लगी और ये अपनी आर्थिक संपन्नता के बल पर इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व क्या करने लगे, दिकू स्थापित करने लगे। और संथाल के पास तो इतनी चीज़ें भी नहीं थी, तो वो बेचारा क्या करेंगे, और संथालों का क्या करने लगे, वो शोषण का दौर स्टार्ट होने लगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह आर्थिक उपार्जन के सारे रास्ते बंद होने लगे और लगान में भारी बढ़ोतरी के कारण जो है संथाल लगान चुकाने में असमर्थ होने लगे, जिसके कारण क्या होता है कि ज़मीन नीलाम होने लगी। ठीक है, अपनी क्या हुआ कि अपनी ज़मीन को बचाने और लगान अदायगी के लिए संथालों ने साहूकारों और महाजनों से ऊंची दर पर क्या किया कि आपका उधार लेने लगे। ठीक है, अब ज़मीन बचाने के लिए लगान क्योंकि देना था सभी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को देना था, तो क्या करते थे संथाली लोग, क्या करते थे, तो साहूकारों और महाजनों से ऊंची दर पे क्या करने लगे, लगान वसूल कर मतलब लगान के लिए जो है वो अपना उधार लेने लगे। और ये जो है साहूकारों द्वारा इन ऋण में प्रविष्टियों में गड़बड़ी को लेते ये 1 रुपया थे और इन पे लिखा 2 रुपया जाता था। ठीक है, ज़्यादा भी लिख दिया जाता था। अगर मान लीजिए ये 1-2 रुपया चुका भी देते थे तभी ये काटे नहीं जाते थे जो महाजन थे। ठीक है, तो वो भी करते थे, बही खाता में गड़बड़ी भी किया जाता था उनके द्वारा, जो महाजन थे या साहूकार थे। ब्याज की दर में बढ़ोतरी के कारण जो है संथाल इन ऋणों को चुकाने में असमर्थ था। ठीक है, और कितने को तो फसल भी बेचारे का नहीं हो पाता था जनजाति लोगों के, और साहूकारों के ऋण जाल में क्या हो गए, फंसते चले गए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि इस प्रकार जो है संथालों की इस आर्थिक दुर्बलता के कारण भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, अर्थात संथालों को अपनी भूमि गंवानी पड़ी और जिससे बेगार कराई जाने लगी। अब क्या होता था, क्योंकि ये तो कर बेचारे चुका नहीं पाते थे तो ये जाते थे आपके साहूकार के पास। साहूकार क्या करता था कि आपका मतलब घोटाला भी देता था, और ये अगर मान लीजिए कि किसान बेचारा अगर पैसा भी दे दे तब ये क्या करते थे, साहूकार उसको बढ़ा चढ़ा करके लिख भी देते थे। और बाद में जब किसान जो है चुका नहीं पाता था तो उसके क्या किया जाता, तो खेतों को तो साहूकारों के द्वारा जो खेतों को हड़प लिया जाता था, और बेचारे जो किसान होते थे वो क्या बन के रह जाते थे, तो किसान आपके बेगार बन के अपने ही ज़मीनों पे रह जाते थे। ठीक है, क्योंकि अब आप करेंगे क्या, क्योंकि खेती नहीं है, तो ये बेचारे हमेशा इसी तरह से प्रताड़ित किए जाने लगे। बाद में ये बेगारी के दौरान उन पर अनेक तरह के क्या किए जाते, अत्याचार किए जाते थे, उनके पैसे भी नहीं दिए जाते थे, काम भी करवाया जाता था। इन अत्याचारों के विरुद्ध जो है वो देख सकते हैं कि शिकायत करने के बावजूद न्यायालय और प्रशासन की स्थिरता ने उनके आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। वो जब शिकायत करने जाते अंग्रेज़ों से कि महाजन साहूकार उनके साथ ऐसे करते हैं, तो अंग्रेज सुनते नहीं थे। वो भी क्या करते थे, महाजनों और साहूकारों का साथ ही देते थे। ठीक है, साहूकारों का साथी देते थे कौन, तो आपके अंग्रेज लोग साहूकारों का ही साथ देते थे। ठीक है, यहाँ देखिए अंग्रेजों के आगमन के पूर्व क्या होता है कि संथाल धार्मिक रूप से स्वतंत्रता की स्थिति में थी। ठीक है, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व क्या होता है कि संथाल जो थे धार्मिक रूप से स्वतंत्रता की स्थिति में थे। ठीक है, आप वो मतलब आज़ाद रहते थे जब अंग्रेज नहीं आए थे, अपने चीज़ों का वो अपने लिए यूज़ कर पाते थे। ठीक है, लेकिन अब उनके चीज़ों को कोई और यूज़ कर रहा और उनको कर भी देना पड़ रहा। ठीक है, और उनका जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। अपने आर्थिक अनुष्ठानों के लिए वे अपने बीच से पुरोहित का चुनाव करते थे जो उनके पूर्वजों और भगवान से उनके संबंध स्थापित करते थे। ठीक है, किंतु बाद में क्या होता था कि ये जो जनजाति लोग थे तो एक पुरोहित को रखते थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ईसाई मिशनरी जब आते हैं तो उनके धार्मिक भावनाओं को भी आहत पहुंचाते हैं, और ये आप धार्मिक कारण में लिख सकते हैं। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो धार्मिक कारण ये था जिसके कारण जो है विद्रोह की प्रवृत्ति पनपी थी। ठीक है, उसके अलावा अगर सामाजिक कारण अगर आपसे पूछा जाए, राजनीतिक ढांचा अगर पूछा जाए, तो अंग्रेजों के द्वारा किए गए हस्तक्षेप ने उनके आक्रोश को बढ़ाया और 1854 के आते आते क्या होता है कि आदिवासियों में असंतोष की तीव्रता बढ़ने लगी, और इसके कारण क्या होता है कि इस क्रम में भागलपुर से वर्धमान तक जो है वो रेल लाइन हेतु जो आपका परियोजना किया गया संथालों को बेगार
करने पर मजबूर किया गया। जो आपका भागलपुर से बर्धमान के बीच, बर्धमान कहाँ है, बंगाल वाला पार्ट जो है, ठीक है, आपने बर्धमान का ऊन सुना होगा, वही वाला एरिया, ठीक है। तो बर्धमान जो है बंगाल में पड़ता है। रेल निर्माण हेतु जो है परिजनों में संथालों को बेकार करने पर मजबूर किया तथा इनकार की स्थिति में कठोर यातना दी जाने लगी। इस घटना के जो है विरोध में 30 जून 1855 में क्या होता है कि आपको भगनाडीह में 400 गाँवों के करीब 6000 संथाल प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे, तो याद रखिएगा, ये पूछता भी है। तो ये जो आपका विरोध में क्या होता है कि 30 जून 1855 में भगनाडीह एक जगह है, 400 गांवों के करीब 6000 संथाल प्रतिनिधि इकट्ठा होता है। इस बैठक में अपने शोषण से मुक्ति हेतु वो गैर आदिवासियों को भगाने और ब्रिटिश शासन के समाप्त कर सतियों के समान न्याय और धर्म का राज स्थापित करने का संकल्प लिया, ठीक है। अब मतलब वो अब चाहते थे कि अब जो है कुछ भी हो अंग्रेजों से तो लड़के ही रहेंगे, ठीक है। सिद्धू कानून ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला तथा संथालों को स्वराज दिलाने का वादा किया। उन्होंने कृषि कर के लिए जो नया मानदंड और ब्याज की संशोधित दर की रूपरेखा तैयार की, ठीक है। और आपका जो है सिद्धू कानून जी के द्वारा आपका स्टार्ट किया जाता है, संथालों को स्वराज दिलाने का वादा किया जाता है और कृषि कर के लिए नया मापदंड और ब्याज की संशोधित दर की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा जो सिद्धू कानून थे, ठीक है। अपने आप को वो वहाँ के गवर्नर घोषित किया और उन्होंने क्या किया कि ठाकुर जी ने उन्हें यह संदेश दिया है कि आज़ादी के लिए हथियार उठा लो, जिनको वो गुरु मानते थे, ठीक है। तो सिद्धू कानून जी लोगों ने इस तरह से विद्रोह करना स्टार्ट किया अंग्रेजों का, ठीक है। और गाँव वासियों का मदद भी लिया। आदिवासी समाज को इस विद्रोह के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने जुलूस, ढोल, नगाड़े का प्रयोग कर संघर्ष का आह्वान किया और शीघ्र ही लगभग 60,000 संथाल जमा हो गए। मतलब सबको इस तरह से वो नोटिफिकेशन देख करके बुलाने लगे, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि विद्रोह के पहले जो होते चरण में क्या होता है कि जमींदार और महाजनों और पुलिस अफसरों पर हमला करना शुरू किया गया। उसके बाद क्या हो कि ब्रिटिश शासन के सभी प्रतीकों को निशाना बनाया जाने लगा। उसके अलावा क्या होता है कि संथालों के इस संगठित विद्रोह के दबाने के लिए सेना का सहारा लिया गया। हालांकि आरंभ में जो है गैर बराबरी के इस संघर्ष में एक तरफ आधुनिकतम हथियारों से लैस सेना थी, अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार थे, और दूसरी तरफ क्या थे, पत्थर थे, भाले थे, तलवार थे, तीर धनुष के साथ जूझ रहे थे संथाली लोग, यानी उसमें फीमेल भी थी और मेल भी लोग संथाली में थे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि स्थितियों की नजाकत को समझते हुए जो है ब्रिटिश प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान करने के लिए अपने उच्चाधिकारियों को भेजा, किंतु इस स्थान पर क्या इस समय इस संथालों का आक्रोश अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था, ठीक है। क्योंकि वो इतने दिनों से बेचारे अपने हक के लिए लड़ रहे थे, कोई सुन ही नहीं रहा था। तो अब जो है अब तुमको हरा करके ही मानेंगे, मतलब संथाली लोगों का ऐसा स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, कि अब कुछ भी हो, अब कुछ नहीं, अब तुम लोग हमारे एरिया से जाओ, ठीक है। संथाल विद्रोही इस क्षेत्र से जो है अंग्रेजी सत्ता का नामो निशान मिटाने पर उतारू थे, ठीक है, कि अब तुमको जब तक भगाएंगे नहीं तब तक तुम चैन से हम लोग रहेंगे नहीं। यही उनका मतलब लास्ट जो है लक्ष्य रह गया था संथालियों का। इस विद्रोह की तीव्रता को देखते हुए सेना का जो सहारा लेकर इसे दबाने का प्रयास किया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन की नेतृत्व में जो है सेना की टुकड़ी भेजी गई। याद रखिएगा, कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस जो है सेना की टुकड़ी भेजी गई। उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ आपका लागू कर दिया गया तथा जो है विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ऐलान की घोषणा कर दी गई, ठीक है, कि आप अगर गिरफ्तारी कराओगे तो पैसे दिए जाएंगे। अंततः ब्रिटिश सत्ता के घोर अत्याचार और निरंकुशतापूर्ण कार्रवाई ने 1856 के इस अंत तक इस विद्रोह को कुचल दिया, ठीक है। यानी संथाली लोग बेचारे हार गए, बहुतों को फांसी दे दी गई संथालियों को। उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहे हैं क्या कि इस समय जो संथाल विद्रोह जो एक सशस्त्र जनजातीय विद्रोह था, इसकी प्रशंसा इस बात के लिए की जाती है कि इतने कम समय में 60,000 से अधिक ज़्यादा लोगों को एकजुट कर उसमें स्वतंत्र चेतना उत्पन्न करना आसान कार्य नहीं था। फिर भी उन्होंने इस कार्य को बखूबी क्या किया कि अंजाम दिया, जो कि उनकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता का परिचय रहा था, ठीक है। इस विद्रोह की असफलता के लिए अनेक कारकों को जिम्मेदार माना जाता है, जैसे संथाल विद्रोह के लिए हथियार परंपरागत थे और आपके जो है जो मतलब पत्थर, तीर धनुष यही थे, और आपके जो
मतलब क्या कारण थे जिसकी वजह से वो हार जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आधुनिक हथियार जो थे वो अंग्रेज़ों के पास थे, तो मतलब अंग्रेज़ों के पास जितने आधुनिक हथियार थे उनके पास संथालों के पास तो थे नहीं बेचारे के पास। तो इस तरह से कारण था जो आपके संथाली लोग जो है हार का सामना किए। ठीक है, वस्तुतः जाति और धर्म के नाम पर जो संगठित एक जनजातीय विद्रोह था, इसमें वर्ग भावना का अभाव था, साथ ही जो है सीमित दायरे में फैले इस विद्रोह का स्वरूप स्थानीय था। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे भी ये नहीं फैला हुआ था, और जिसका मुकाबला ब्रिटिश साम्राज्य की सुनियोजित सत्ता से थी। ठीक है, यानी ब्रिटिश का क्या था, पावर भी ज़्यादा था, वो मतलब संगठित भी थे, लेकिन संथालियों को ऐसा बेचारे का कुछ नहीं था, वो एक रीज़न के लिए लड़ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इनके पास आदमियों की भी कमी थी। ठीक है, विभिन्न इतिहासकारों ने संथाल विद्रोह के बारे में विभिन्न बातें कही है। पूले नामक इतिहासकार ने इसे मुठभेड़ की संज्ञा दी है और उनकी बहादुरी का वर्णन इस प्रकार किया है। संथालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और असहनीय यातना सहने के बावजूद उन्होंने उप तक नहीं किया और ना ही समर्पण किया। ठीक है, यानी जब मतलब वो जब तक जिए तब तक वो अपने हक के लिए वो लड़ते ही रहे। ठीक है, संथाली लोग। ठीक है, उसके अलावा जो है देख सकते हैं कि आत्मसमर्पण नहीं किया। एक बार एक झोपड़ी में 45 संथाली छिपे होते एक तथा बाहर सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया था। सिपाही गोली चलाते और संथाल तीर। अब क्या होता है कि संथालों के पास तीर समाप्त होगा और सिपाही इस झोपड़ी में क्या कि घुस गए, और इस झोपड़ी में केवल एक बूढ़ा संथाल जिंदा बचा था। एक सिपाही ने जब उसे आत्मसमर्पण को कहा तो बूढ़ा संथाल जो सिपाही पर टूट पड़ा और अपने जो है कुल्हाड़ी से इस सिपाही का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ठीक है, यानी इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक बूढ़ा सिपाही बूढ़ा संथाली विजेता था, वो इतने पावर रखता था। ठीक है, यानी वो मतलब आत्मसमर्पण तो हम नहीं करेंगे क्योंकि तुमने हमारे हकों को छीना है। ठीक है, संथाली जो इतने बहादुर थे, सोचने वाली बात है। संथाल परगना में क्या होता है कि लास्ट में रिजल्ट ऑफ संथाल अपराइजिंग में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं कि क्या होता है कि विद्रोह समाप्ति के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भागलपुर और बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना बना दिया जाता है। आपको भागलपुर और बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर क्या किया जाता है, संथाल परगना नामक जिले का निर्माण किया जाता है। उसके अलावा जो संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम बनाया गया, इसमें बहुत सारे नियम कानून भी बनाए गए थे। ये जो है जेपीएससी के स्टूडेंट को ये सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि संथाल के ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई और आपको जो है ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस का अधिकार दिया गया, यानी ग्रामीण जो अधिकारी थे वो अब पुलिस का अधिकार उनको मिल गया। उसके अलावा जो उनकी सामाजिक व्यवस्था को पुनः प्रदान की गई, यानी वो जो पहले से स्पिरिचुअल चीज़ें वो करते थे अब वो फिर से कर सके। और आपका 37वां जो अधिनियम लाया गया था 1856 में, 37वां अधिनियम के तहत क्या किया गया कि 1856 में संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, यानी इसमें अंग्रेजों का रेगुलेशन नहीं चलेगा। ठीक है, जिसके अनुसार जहां सामान्य कानून लागू नहीं किए जा सकते, मैंने आपको पहले ही बोला था, तो ये जो है वो संथाल विद्रोह के परिणाम होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे संथाली मारे तो जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को झुकना, उनके लिए नियम कानून उनके एरिया में जो अगर आएंगे अंग्रेज़ तो उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा, संथालियों के अनुसार ही अंग्रेज़ों को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उनका अपना नियम कानून लागू होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, तो बिरसा मुंडा को देख लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे क्या बिरसा मुंडा आंदोलन जो होता है 1899 से लेकर के 1900 आपके ईस्वी में किया जाता है। जनजाति विद्रोहों में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह जो था वो बिरसा आंदोलन था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्रों में मुंडा जनजाति द्वारा किया गया यह आंदोलन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके परंपरागत अधिकारों में किए गए हस्तक्षेप का परिणाम था। ठीक है, आप देख सकते हैं मुंडा जनजातियों के बीच सामूहिक खेती का प्रचलन था। ठीक है, मुंडा जनजाति के बीच क्या होता था, तो सामूहिक खेती किया जाता था। ठीक है, यानी पूरे गांव का जो है खेती एक साथ किया जाता था, जिसको क्या कहते थे, खुदकट्टी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में क्या होता है कि यह जनजाति अपने पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में शांतिपूर्वक ढंग से जीवन व्यतीत कर रही थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त करके क्या किया जाता है कि निजी भू स्वामित्व पर आधारित एक नई व्यवस्था शुरुआत की जाती है। वही सेम संथाल परगना वाला और शोषण पर आधारित था। ठीक है,
उसके अलावा देख सकते हैं कि इस तरह क्या होता है कि इस तरह सरकार द्वारा नियुक्त जागीरदार, ठेकेदार, व्यापारी और महाजन ने सामूहिक खेती को क्या किया, इस परंपरा पर हमला बोला और सरकार की इस जो है नीति के विरुद्ध मुंडा सरदार यानी लगभग 30 वर्ष के सामूहिक खेती के इस पारंपरिक अधिकारों के क्या किया के लिए लड़ते रहे। यानी टोटल जो है वो 30 वर्षों तक ऐसा माना जाता है कि मुंडा सरदार जो थे वो जगीरदार, ठेकेदार, व्यापारी, अंग्रेजों के विरुद्ध और आपके महाजनों के विरुद्ध लड़ने शुरू कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा समय तक चलता है ये विद्रोह, ये आंदोलन जो है। उसके अलावा देखिए दूसरी तरफ क्या होता है कि हिंदू पुरोहितों के जमींदार जैसे कि व्यवहार जो थे, यानी हिंदू पुरोहितों के जमींदार जैसे कि व्यवहार और उनके अत्याचार से त्रस्त होकर मुंडा जनजाति के लोग ईसाई मिशनरी की तरफ क्या हुए, आकर्षित हुए थे। लेकिन क्योंकि मिशनरी उनके प्रति सहानुभूति भाव रखते थे, ठीक है, वो क्या होता है कि आपका जो हिंदू पुरोहितों के जमींदार जैसा व्यवहार और आपका अत्याचारी से त्रस्त होकर मुंडा जनजाति जो थे वो किसके तरफ हो गए, तो ईसाइयों की तरफ हो गए। बहुत सारे उन्होंने धर्मांतरण भी किया क्योंकि ईसाई उनके प्रति क्या करते थे, तो आपकी सहानुभूति रखते। तो ऐसा लगता था आपके जो बिरसा मुंडा जो बिरसा के आंदोलन के जो आपके जो जनजाति लोग थे उनको ऐसा फील होता था कि ऐसा मिशनरी उनका भला चाहते हैं, बट ऐसा तो था नहीं, कुछ और ही रीज़न था। किंतु कालक्रम के साथ औपनिवेशिक शासन, आपका जमींदारी और जो ईसाई मिशनरी एक दूसरे का सहयोग करने लगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब औपनिवेशिक शासन, जमींदार और मिशनरी एक साथ काम करते थे। वो कोई भी जनजातियों को भला नहीं चाहते, तो वो तो धर्मांतरण करा करके बहुत सारे जो आदिवासी थे उनको अपने पाले में लेना चाहते थे। ठीक है, जिसके कारण मुंडा में यूरोपीय लोगों, सरकारी अफसरों, जमींदारी और मिशनरी और ब्रिटिश शासन के जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ क्या हो गया कि आपका विद्रोह का भावना जाग खड़ा हुआ। बाद में उनको पता चला कि ये तो सारे सब जो एक गुट बना करके ये हमारी संस्कृति को ही मतलब आपको प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इन जनजातियों में बिरसा मुंडा, इन परिस्थितियों में बिरसा मुंडा जिनका जन्म 1874 में बटाई पर खेती करने वाले एक परिवार में हुआ था। ठीक है, तो इनके फैमिली बटाई पर ही खेती करती थी, ने विद्रोह के नेतृत्व अपने हाथ में लिया। किसने, तो बिरसा मुंडा ने लिया। इनका जन्म कब होता, तो 1874 में। बिरसा मुंडा अपने औषधीय तथा चिकित्सीय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, आरंभिक जीवन में वह ईसाई धर्म के प्रभाव में आकर ईसाई बन गया था, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो वैष्णव धर्म स्वीकार कर लेते तथा अपने अनुयायियों को शुद्ध और नैतिक जीवन यापन करने और मांस का भक्षण न करने की प्रेरणा देते, क्योंकि जनजाति जो है बहुत ज़्यादा जो है मांस वगैरह भी खाते हैं। ठीक है, बहुत लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग जो है वहाँ के जंगलों का उत्पाद ही खाते हैं। ठीक है, उसने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। आपके बिरसा मुंडा जी जो थे अपने चमत्कारी शक्ति के बल पर वो क्या करने के अंग्रेजों को भगाने का संकल्प लिया। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि वह अब हजारों आदिवासियों का नेता बन गया और जल्दी ही वह धार्मिक आंदोलन, खेतीहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। बिरसा मुंडा गाँव-गाँव घूम करके धार्मिक और आपके राजनीतिक अधिकारों पर आदिवासियों को क्या करने लगे, एकजुट करने लगे। उनको बताने लगे कि अंग्रेज जो है किस तरह से जनजातियों का जो है वो शोषण कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि उसने जो औपनिवेशिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और सांस्कृतिक नीतियों के विरुद्ध का आह्वान किया। ठीक है, औपनिवेशिक आपके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और संस्कृतियों के विरोध का क्या किया, आह्वान किया। साथ ही अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त करने और दिक्कुओं से इस क्षेत्र को मुक्त करने को अपील की। दिक्कू कौन, तो बाहरी लोग जो थे वो अपने ऊपर ही देखा है। संथाल परगना में जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे देखिए कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 1899 में क्या होता है कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पे मुंडा जाति का क्या होता है, शासन स्थापित करने हेतु ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, अफसरों और ईसाइयों के खिलाफ जो है विद्रोह करने का आह्वान किया। ठीक है, अगला जो है इसका कहना है कि उसका कहना था कि कलियुग को समाप्त करने में सतयुग की स्थापना करनी है तथा दिक्कुओं के खून से धरती को ऐसे लाल करना है जैसे आपका झंडा, लाल झंडा हो। ठीक है, उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहे हैं कि उसकी अपील पर लगभग 6000 मुंडा जो है तीर, तलवार, कुल्हाड़ी, अन्य हथियारों से लैस होकर बिरसा के नेतृत्व में चल पड़े। उन्होंने ईसाई मिशनरियों पर छापे मारे और अनेक स्थानों पर उनकी हिंसक झड़पें हुई। ठीक है, अब सरकार इस विद्रोह के दमन के लिए तत्पर हुई और फरवरी 1900 में क्या होता है कि बिरसा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, जहाँ जून में उनकी मृत्यु हो गई। अन्य विद्रोहियों को भी गिरफ्तार कर विद्रोह को कुचल
कुचल दिया जाता है। हालांकि यह आंदोलन विफल रहा, किंतु यह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त चुनौती पेश कर चुका था। ठीक है, ये जो आंदोलन विफल रहा, ठीक है, असफल इसको बोल सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि औपनिवेशिक सत्ता जो थी उसके लिए ये एक तरह से आपका चुनौती बन गया। इसके बाद क्या होता है कि जिससे क्या होता है कि जनजाति में एकता और संगठनात्मक प्रवृत्ति का विकास हुआ। ठीक है, जनजाति अब एक हो गए और संगठन के रूप में कार्य करने लगे। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अगला बोल रहा है क्या कि इसके कारण जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1903 में मुंडा जाति की कुटकर्ती व्यवस्था की मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, ब्रिटिश सरकारों के द्वारा, कब? 1903 में। ठीक है, उसके अलावा जो 1908 में छोटा काश्तकारी अधिनियम भी पारित किया गया, आप याद रखिएगा। उसके अलावा संयुक्त काश्तकारी अधिकारों की मान्यता दी गई और यह विद्रोह अपने स्वरूप में स्थानीय तथा स्थानीय मुद्दे को से संबंधित होने के कारण इस आंदोलन का क्या था, प्रभाव भी क्षेत्रीय स्तर पर ही था। ठीक है, उसके अलावा जो आप देख सकते हैं यह जो है वो विद्रोह पूर्ण स्थापनावादी दृष्टिकोण से प्रचलित था तथा यह अपने पुरातन मूल्यों और आदर्श को लेकर चला था। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि यह विद्रोह अपने स्वरूप में प्रगतिशील नहीं था, क्योंकि विद्रोह के बाद जो इसने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को कोई नया विकल्प प्रस्तुत नहीं किया, यानी पुरानी व्यवस्था को ही अपनाना ये लोग चाहते थे। ठीक है, जो जनजाति लोग थे। ठीक है, मुंडा विद्रोह में आप देख सकते हैं कि अंधविश्वास, हिंसक और उग्रवादी प्रवृत्ति से युक्त था और ये आप देख सकते हैं कि इन्हें औपनिवेशिक चरित्र की वास्तविक पहचान नहीं थी, इसलिए उनका विरोध ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एजेंटों के विरुद्ध था। ठीक है, यानी वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश एजेंट जो है उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन असली रीज़न क्या था इनको पता नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं बहावी आंदोलन तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है अगले वीडियो में इसका पार्ट सेकेंड में लाऊंगी मैं। देखिए, बहावी आंदोलन जो था ये एक तरह का मुस्लिम पुनरुत्थान आंदोलन था। तो मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन जो था वो बहावी आंदोलन था। इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों का क्या करना था, समाप्त करना था और पश्चात प्रभावों को रोकना था। ठीक है, किसका? तो बहावी आंदोलन का। इसके जो भारत में बोला जा रहा है कि भारत में इस आंदोलन की जो प्रमुख प्रवर्तक जो कहे जा सकते हैं तो सैयद अहमद थे। कौन? भारत में, बिहार में नहीं। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1786 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। ठीक है, सैयद अहमद जी का, सैयद अहमद बरेलवी इनका नाम पूरा था। 1821 में क्या होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पटना है। कौन? तो सैयद अहमद जी जो है वो पटना आते हैं। यहाँ के सारिकपुर परिवार ने उन्हें अपना आध्यात्मिक जो है नेता माना। ठीक है, और किसको? तो आपका जो सारिकपुर परिवार था तो सैयद अहमद खान को अपना आध्यात्मिक नेता माना। आगे चल करके इस परिवार के भावी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और पटना इस क्षेत्र का क्या बना कि आंदोलन का केंद्र बना। ठीक है, पटना। उसके अलावा 1831 में बालाकोट की लड़ाई में जो होती है 1831 में सैयद अहमद की मृत्यु हो जाती। विलायत अली और इनायत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, मृत्यु हो जाने के बाद सैयद अहमद जी का जब मृत्यु हो जाता है तो आपका इनायत अली और विलायत अली जो है आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। उसके अलावा जो हालांकि यह आंदोलन मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन मुस्लिम समाज द्वारा पश्चात प्रभाव को रोकने के क्रम में यह ब्रिटिश विरोधी हो गया था। बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश के ये विरोध हो गए। इसका मानना था कि अब जो है अंग्रेज शासन भारत पर बना रहेगा। इसका मानना था कि जब तक अंग्रेजी शासन जो है भारत में बना रहेगा तो भारत सुधार का यह प्रयास जो है बिल्कुल सफल नहीं हो सकता। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति का आह्वान किया। ठीक है, कौन? तो जो बहावी लोग थे। ठीक है, बाद में क्या होता है कि इस आंदोलन के दो केंद्र थे जो आपके पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत यानी अफगान कबीलों की सहायता से बहावियों ने सितना में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। दूसरे जो है वो आपका पटना में सैनिक तथा आर्थिक केंद्र बनाया गया। कहाँ पे? तो पटना में बनाया गया, जहाँ से सितना को सैनिक और आर्थिक मदद क्या की जाती थी, दी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहे हैं क्या इस समय जो बहावियों को इस सीमांत क्षेत्र में सिखों के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा, यानी सीमांत क्षेत्र में बहावियों को सिखों का जो है वो मतलब आक्रोश भी झेलना पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में रणजीत सिंह जी के द्वारा अपनी सत्ता का विस्तार किया जा रहा था। ठीक है, इसलिए जो है वो आपका सिखों के साथ भी इनका मुठभेड़ होता है। बहावी जो सितना को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए प्रयासरत थे, जबकि अंग्रेज बहावियों के इस केंद्र को समाप्त करने के उतारे होते। ठीक है, 1892 में, 98 में और 63 में क्या होता है? 1863 में बहावी और अंग्रेजों के मध्य जो निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें विफल भी बहावी होते। ठीक है, 52 में, 58 में और 63 में।
1863 में क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा बहावियों के विरुद्ध किए गए अम्बाला अभियान में 1863 में जो होता है पटना केंद्र में बहावियों को मिलाने वाली आर्थिक और सैन्य सहयोग जो है वो पता अंग्रेजों को चला कि बहावियों को जो है वो पटना केंद्र से जो उनको आर्थिक सहयोग मिलता था, सैन्य सहयोग मिलता, तो पता चल गया अंग्रेजों को। और बाद में क्या होता है कि 1863 में अम्बाला जो है पंजाब वाला और 1865 में पटना में बहावियों का राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तो अम्बाला में 1863 में और 65 में जो है पटना में चलाया जाता है और इनके जो नेताओं को सश्रय कारावास की सज़ा दी जाती है। ठीक है, यानी इनको जेल मिलता है। ठीक है, आपका अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि बहावी आंदोलन का बिहार में राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जो है ब्रिटिश, आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश संस्थाओं के बिहार का पहला उदाहरण इसी आंदोलन के दौरान देखने को मिलता है। ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार का पहला उदाहरण आपको बहावी आंदोलन को ही देखने को मिलता है, जो आपका आगामी जो राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य विषय था। ठीक है, साथ ही इसने इस्लामी शिक्षा के प्रचार के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन सा आंदोलन, तो बहावी आंदोलन। तो इस तरह से जो है काफ़ी देर हो जाएगा, तो 1 घंटे का वीडियो मैंने बना दिया है। आप चाहे तो इसको देख लीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर ऑल्सो कर सकते हैं। और देखिए इसी तरह से मैं हमेशा कंटेंट लेती आऊँगी। और ये जो 69 बीपीएससी जो हमारा आपका कहाँ है, कब है, तो सितंबर में जो निर्धारित है, तो उसको भी ऑलरेडी मैं जो है वो आपको ले आऊँगी। टेस्ट सीरीज़ भी लाने वाली हूँ मैं, बस कुछ टाइम मुझे दीजिए तो ज़रूर मैं ले आऊँगी। आप जो है उसको और तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी जो है वो आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो पाएगा। याद रखिएगा, इस बार जो 68 वाला जो गलती कोई भी मत कीजिएगा, एक बार डिटेल से ज़रूर चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप अगर पढ़ेंगे तो ज़रूर है कि आपका प्रीलिम्स भी होगा। और ये चीज़ें जो है ना वो मेंस के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट होगा कि क्या रियल स्टोरी रही थी। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।